सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज अपने एक नया टॉपिक है। हालांकि क्लास अपनी थोड़ी सी लेट है, इसके लिए मैं थोड़ी माफी चाहूंगा। पहले अपने केसर की मैथ की क्लास चल रही थी, मैंने आप सभी को इंतजार कराया, तो मैं दिल की गहराइयों से थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट करा दिया मैंने आपको। चलो फिर आ जाओ। आज सर का बरसात होगी, लाइट को नहीं, अरे ना लाइट आ गई, आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। क्लास शुरू करते हैं फिर। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, राजस्थान में अभ्यारण्य। हर एग्जाम में अभ्यारण्य से हमें एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फोर्थ ग्रेड के अंदर भी है तुम्हारे वनस्पति अभ्यारण्य वाला टॉपिक। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसआई की करो, आरएस की करो, लेकिन आपको हर एग्जाम में एक सवाल अभ्यारण्य का जरूर देखने को मिलेगा। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, जिसको आप आराम से समझ कर याद कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हमने जिलों वाला टॉपिक पढ़ा था, तो जिलों का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, वहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार से हमारा जो अभ्यारण्य टॉपिक है, ये भी अपन आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, इस सप्ताह में शुरू कर देंगे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। या फिर एक दो दिन में कर ही दूंगा। चलो आ जाओ, कल्चर की मुझे पता है जल्दी आ रही है भाई, करो करते हैं फिर एक दो दिन में स्टार्ट, पक्का करो फिर मैं स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है अभ्यारण्य, जिसका अर्थ होता है बिना भय के जंगल में पशु पक्षी विचरण कर सकें, वही क्या अभ्यारण्य है। ठीक है। राजस्थान में अभ्यारण्य, अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है बिना डर के, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। ऐसा स्थान जिसके अंदर जीव जंतु आराम से खुलकर विचरण कर सकें, जिनका कोई भी शिकार ना कर सके, ना ही उनको कोई परेशान कर सके। यहां पर ये बिना भय के घूमते हैं। तो ये क्या अभ्यारण्य है? अभ्यारण्य में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सर शेर भी देखने को मिल जाएंगे, टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे, हिरण भी देखने को मिलेंगे, अपने को सांप भी देखने को मिलेंगे, घड़ियाल भी देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा अभ्यारण्य में। और इस क्षेत्र में ये जीव जंतु बिना भय के, बिना डर के विचरण कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें कोई सीधा ही सांप देखने को मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? सांप को मार दोगे पकड़ के। लेकिन अभ्यारण्य में ऐसा नहीं कर सकते भी, वो वहां पर बिना भय के आराम से विचरण कर सकते हैं। तो सरकार ने जीव जंतुओं के लिए एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसमें सरकार जीव जंतुओं की सुरक्षा करती है। कभी हमने आपके लिए क्या कर दिया? एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया, इसके अंदर आप आराम से खुले मन से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया विचरण करोगे। यही क्या अभ्यारण्य है। पहले राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, जिसमें वो जीव जंतुओं का शिकार करते थे। लेकिन आजादी के बाद में भारत सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में कानून बना दिया, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति जीव जंतुओं का शिकार नहीं कर सकता। शिकार के ऊपर पूरी तरीके से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, और अगर शिकार करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, भी कानून के तहत सजा दी जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता हो, कोई भी हो, चाहे सलमान खान से जाकर पूछ लो, अभी भी यानी कि महीने के अंदर एक बार जोधपुर हाईकोर्ट की पेशी हो ही जाती है। मतलब आप इनको परेशान नहीं कर सकते, जंगली जीव जंतुओं को परेशान नहीं कर सकते, और ना ही आप इनको अपने साथ में रख सकते हो। सर हम इनको पकड़ के ले आए तो क्या? नहीं, बिना भय के घूमेंगे भाई। हाँ, क्या नहीं पढ़ाया? कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया? हाँ बताओ। ये नहीं है कि हम कोई भी जीव जंतु को उठाकर अपने घर के ऊपर ले आए। जैसे 2 साल पहले की घटना है, एक व्यक्ति गागरूनी तोते को पकड़ कर ले आया, और साथ में क्या किया, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाल दी, सेल्फी डाली, एक आराम से फोटो खींच के, एम विद गागरूनी तोता। अगले दिन वन विभाग वाले आए और उस आदमी को पकड़ के ले गए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है। तो इनको आराम से बिना भय के घूमने दो, आप इनको परेशान मत करो, ये भी जीव जंतु हैं, इनके अंदर भी क्या है? जीव है भी। चले आगे, करें स्टार्ट। अभ्यारण्य तो समझ गए, आ जाओ भी। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। ठीक है, नॉर्मल से मैंने बात बताई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। मतलब भारत सरकार 1972 में कानून लेकर आती है, जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
हम जो वन्य जीव हैं उनका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। इसके लिए अधिनियम बनाया गया। अधिनियम का मतलब ही क्या होता है, अधिनियम का मतलब ही होता है कानून। क्या सर, कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया। और इस कानून में यह कहा गया कोई भी जंगली जीव जंतुओं को, वन्य जीवों को परेशान नहीं करेगा, हम इन जीव जंतुओं का संरक्षण कर रहे हैं। क्या यही कानून का नाम था। अब राजस्थान सरकार ने इसको 1 सितंबर 1973 को लागू कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, कभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था, 1 सितंबर 1973 को। वन्य जीवों के लिए कानून है। पहले वन और वन्य जीव राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, मतलब जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव को राज्य सूची का विषय बनाया गया। हम सबको पता है कि विषय 3 प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य सूची का विषय जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, एक होता है संघ सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और एक होता है समवर्ती सूची जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो वन और वन्य जीव जो विषय है ना, वो समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। कब बनाया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब मतलब जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर भारत सरकार भी कानून बना सकती है, इसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। रख लोगे ध्यान में। हाँ सर, पहले तो ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, मतलब केवल राज्य सरकार कानून बना सकती थी इनके लिए, हम इनका संरक्षण करेंगे, यह कानून केवल राज्य सरकार बना सकती थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, संविधान में संशोधन किया जाता 1976 में, और इसमें वन्य जीव को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। समवर्ती का मतलब अब वन्य जीवों के ऊपर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों ही इस विषय के ऊपर कानून बना सकती हैं। नॉर्मल सी बात है। समवर्ती सूची का मतलब अब यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बताओ, यहां तक अगर कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हो। हाँ, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसके ऊपर कानून भारत सरकार बनाएगी, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति हैं, तो भारत सरकार उनके ऊपर पैसा लगाएगी, उनके लिए कानून बनाएगी। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो राजस्थान में ही। अब जैसे मान लो कि राष्ट्रीय उद्यान सर कहां पर है तो राजस्थान के अंदर ये 3, लेकिन इनकी देखभाल का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, इनके ऊपर कानून भारत सरकार बनाएगी। और राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसके अलावा जो राज्य सरकार के आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। ओके, चले आगे। चलो सर, ये मैंने नॉर्मल सी बातें बताई हैं जो प्रारंभिक बातें हैं, कॉपी पेस्ट मत करो भी बार बार में। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ले लेते चिंकारा के बारे में, गोडाउन के बारे में, क्योंकि हम और इनको कहाँ पर पढ़ेंगे, अभ्यारण्य के अंदर आएंगे, ये अलग से इनको पढ़ नहीं सकते। सबसे पहले हम चिंकारा के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से। पहले फोटो देख लो भी, ये क्या है, चिंकारा है जो हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। दिखा रहा है आपको, हाँ सर हिरण ही तो है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी, ये अपने को ध्यान रखना है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। ये हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य पशु है। पहले आराम से फोटो देखो भाई, सबको ध्यान होना चाहिए। हालांकि तुम्हारे पास में ब्रह्मास्त्र है तो सेम आपको यही फोटो देखने को मिलेगी। ये है हमारा प्यारा सा चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, चिंकारा के राज्य पशु घोषित करने के पीछे हमें अलग अलग तारीख देखने को मिलती है। कई किताबों में 1981 तो कई किताबों में हमें 1983 भी देखने को मिलता है। मतलब यहां पर जैसे मैंने 1981 लिख रखा है तो कई किताबों में आपको 1983 भी देखने को मिलेगा। सही बात है। हालांकि अगर हम प्रमाणिक किताबों की बात करें जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो हमें यह तारीख 12 दिसंबर 1983 देखने को मिलती है। अगर हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो सर आपने 1981 क्यों लिख रखा है, क्योंकि लगभग किताबों में ये तारीख 1981 ही देखने को मिलती है। ठीक है, और लगभग क्या मैं ये बात करूं 98% 99% किताबों में ये तारीख 1981 देखने को मिलती है। अगर हम प्रमाणिक स्रोतों की तरफ जाएं तो हमें ये तारीख 1983 देखने को मिलती है। फिर भी हम क्या याद रखेंगे सर, 1981 याद रखेंगे। ओके,
1981 थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो 1981 वाला ही पूछेगा। कैसे पूछेगा सर, अभी मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा जब मैं गोडाउन के बारे में बताऊंगा तब। अगर मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में थोड़ा सा मैं लिख दूं ना तो तुम मुझे सारी गालियां निकालोगे, अरे सर को तो याद ही नहीं है तारीखें, सर कैसे गलती कर सकते हैं, ये तो 1981 होना चाहिए था, क्योंकि सभी गाइडों के अंदर यही मिल रहा है अपने को। क्या ठीक है, आ जाओ भी। राष्ट्रीय मरु उद्यानवन नाहरगढ़ अभ्यारण्य में हमें काफी मात्रा में चिंकारा देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें ये चिंकारा देखने हैं तो आप राष्ट्रीय मरु उद्यान घूमने के लिए चले जाओ, जो अपने जैसलमेर बाड़मेर में है। वहां पर आपको काफी मात्रा में चिंकारा देखने को मिल जाएंगे। आप नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चले जाओ जयपुर में, वहां पर भी हमें खूब सारे चिंकारा देखने को मिलेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है, राजस्थान का राज्य पशु है। आज तक कभी भी यह तारीख नहीं पूछी गई कि 1981 है या 1982 है, केवल एग्जाम में गोडाउन को लेकर पूछा गया है। और उसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा तो तुम्हारे डाउट दूर हो जाएगा कि सर आपने 1981 क्यों लिखा है क्या। ओके, कभी भी ये सन नहीं पूछिए, क्योंकि यह जो सन है वो कंफ्यूज करने वाली है। 1981 भी देखने को मिलता है और हमें 1983 भी देखने को मिलता है, इसलिए एग्जामिनर कभी भी यहां से सवाल नहीं पूछता सन के बारे में। सिंपल सा पूछता है कि राजस्थान का राज्य पुष्प वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, गजेला बनेटी है। हाँ नहीं पता रे, क्या तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो बार बार में। मैं चलो आ जाओ। तुम्हें लगता है यार कि अपनी कॉपी पेस्ट से क्या फर्क पड़ेगा ना, कोई आदमी पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, तुम तो रुक जाए करो रे थोड़ा बहुत है। एक मिनट रुको, मैं ये कॉपी पेस्ट करने वाले एक दो को तो मैं हटा ही देता हूँ, इन्हें बार बार में फिर डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तुम मत पढ़ा करो रे, लेकिन कॉपी पेस्ट मत किया करो चीजों को। चलो आगे। कितनी प्यारी प्यारी चीजें चल रही है, भगवान जाने क्या टीडीएस और वीडीएस और पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। चलो आगे। चलो भी ठीक है, ये अपना क्या है, चिंकारा है जो राजस्थान का राज्य पशु है। अगला जो अपना राजस्थान का राज्य पशु उसका नाम है ऊंट। ऊंटों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। पूरे भारत में जितने ऊंट हैं उसके 85% ऊंट अकेले राजस्थान में हैं। ऊंटों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया, लेकिन ये पालतू पशु है। अब तुम्हें कंफ्यूज होगा सर, अभी तो आपने बताया कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है सर, चिंकारा है। और अभी आप कह रहे हो कि सर राजस्थान का राज्य पशु क्या है, ऊंट है, लेकिन यह पालतू पशु है। इसको क्या घोषित किया गया था, पालतू पशु घोषित किया गया था, नाम नहीं लिखा गया। पालतू पशु लिखना चाहिए था, किताब में लिख रखा होगा। पालतू पशु, पालतू का मतलब है कि आप ऊंट को पाल सकते हो, आप अपने घर के ऊपर ऊंट रख सकते हो, लेकिन आप चिंकारा को नहीं रख सकते। ठीक है, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है केमलस ड्रोमेडेरियस, इसको नाम याद रखना थोड़ा सा। और ये 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था, और राज्य पशु के अंदर भी ये पालतू पशु था। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के दो राज्य पशु हैं, एक के बारे में हमने पढ़ा है चिंकारा और दूसरे के बारे में हमने पढ़ा ऊंट। क्योंकि ऊंटों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है, सरकार ने ऊंटों को बचाने के लिए इसको अपना पालतू पशु घोषित कर दिया है। कब किया गया था, 19 सितंबर 2014 को, रख लोगे ध्यान में। ठीक है सर। अगला आता है गुडावण, जो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, और गुडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आप आराम से गुडावण पक्षी को देख सकते हो, ब्रह्मास्त्र के अंदर ये फोटो भी है गुडावण की। इसके थोड़े से उपनाम भी हैं, इसको सोहन चिड़िया भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं, माल मुर्डी बोलते हैं इसको अजमेर में। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसमें ऑप्शन जरूर देगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तुम्हें लगेगा यार ये तो वैज्ञानिक नाम हो सकता है, नहीं, ये इसका उपनाम है। मतलब ज्यादातर हमें गोडावण का नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन के अंदर हमें गोडावण देखने को नहीं मिलता, हमें ज्यादातर ऑप्शन में देखने को मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ये इसका उपनाम है, गोडावण को ही कहते हैं। इसको माल मोरडी है वो अजमेर में बोला जाता है, और 21 मई 1981 को इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं। सन हालांकि ये कभी नहीं पूछ जाती 1981 वाली, 1982 वाली थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है।
हमें तारीख अलग अलग देखने को मिलती है। राजस्थान पुलिस में एक बार सवाल पूछा गया था जिसमें उन्होंने 1981 को सही माना था और ऑप्शन के अंदर 1982 था नहीं। अगर तुम हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करोगे ना तो उसके अंदर तारीख दे रखी है 1982। अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैं बात करूं, अगर प्रमाणिक स्रोतों की बात करूं ना, तब तो सन दे रखी है 1982। राजस्थान पुलिस में सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल एक बार ही आया है, केवल एक बार सवाल पूछा गया। राजस्थान पुलिस शायद 2018 में पूछा गया या 20 में था, ऐसा कुछ था। केवल एक बार यह सवाल पूछा गया था कि गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन में था 1981, 1983, 1985 और एक ऑप्शन और था। ठीक है, उसके अंदर 1982 नहीं था। अगर मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ जाऊं, प्रमाणिक स्रोतों की तरफ जाऊं, तब तो आएगा 1982, लेकिन राजस्थान पुलिस में दिया गया था 1981 और इसी को राइट आंसर माना गया था। ठीक है, हालांकि अपन प्रमाणिक स्रोतों की तरफ चलते हैं ज्यादातर, लेकिन कभी कभी हमें एग्जामिनर के हिसाब से भी चलना पड़ता है। ओके, तो ये अपना गोडावण है, इसको 21 में 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। रख लोगे ध्यान में, कंफ्यूज करने वाले सब जगह में अलग अलग तारीख देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो है वो आप याद कर लेना भी। ठीक है सर, नॉर्मल सी बातें बताई हैं। इसके उपनाम क्या क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, ये बस नॉर्मल से मैंने दो तीन बातें बताई हैं। ये अपना गोडावण पक्षी है। आगे चलो सर, गोडावण को लेकर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सर ये क्या है? देखो, यह प्रोजेक्ट गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया गया था। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर में। क्योंकि गोडावण की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं ना तो पूरे विश्व में केवल यानी कि 200 गोडावण बचे हैं भाई, इतने ही हैं, 200 गोडावण ही बचे हैं। इनमें से 180 गोडावण हमारे राजस्थान के अंदर हैं, बस इतने ही बचे हैं। अब गोडावण के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। यह जो गोडावण पक्षी है यह विलुप्त होती प्रजातियों के अंदर है, मतलब इसे विलुप्त होती प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तुम्हें लगेगा कि सर गोडावण पक्षी के विलुप्त होने के पीछे ऐसा क्या कारण है, हम उनका संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि ये हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है क्या? देखो, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो हमें गोडावण पक्षी देखने को मिलता है ये शरीर में बहुत भारी होता है, यानी कि जो ज्यादा ऊंचाई के ऊपर पक्षी उड़ते हैं ना, उनके अंदर सबसे भारी गोडावण है। जैसे आप उड़ने वाले पक्षी देखोगे ना तो उनके शरीर का इतना वजन नहीं होता, लेकिन गोडावण का वजन बहुत ज्यादा है। ओके, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता, तब ये क्या करेगा, जैसे थोड़ा बहुत उड़ेगा बिजली के तारों से टकराएगा और बिजली के तारों में उलझ के मर जाएगा। दूसरा कारण यह है कि मादा गोडावण एक बार में केवल एक ही अंडा देती है, और वह अंडा भी वो घोंसले के अंदर नहीं देती, सीधा जमीन पे अंडा देती है। जैसे मान लो मादा गोडावण है और वह एक बार में केवल एक ही अंडा देगी, और जब अंडा देगी तो सीधा जमीन के ऊपर अंडा देगी भाई। अब आपको पता है कि जमीन के ऊपर अंडा देगी तो या तो इसको जंगली कुत्ते खा जाएंगे, या फिर कोई आदमी खेती वेती करेगा तो उसके अंदर ये फोड़ देगा, क्या खेती करते समय ये फूट जाता है। इसलिए सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था 2013 में गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए। अपने को थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि यह प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, क्योंकि राजस्थान में गोडावण पक्षी पाए जाते हैं और यह हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये प्रोजेक्ट चलाया गया था 2013 में गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए। कहां पर चलाया गया था? राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। चलो बताओ आगे। हाँ, चलो आगे। इतनी सी बातें क्लियर हैं? यहां तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, नॉर्मल सी बातें हैं। रीट के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, उनके तो प्रत्येक चिन्ह में यहां से सवाल पूछ ही लेगा भी राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, पालतू पशु क्या है। सिंपल से सवाल देखने को मिलेंगे, कुछ भी इसमें समझाने वाली बात थी नहीं एक्स्ट्रा, फोटो देख देख के समझ लोगे। अब बात करते हैं बाघ की। भारत सरकार ने बाघों को बचाने के लिए, बाघों का संरक्षण करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसे हम बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बात करूं तो टाइगर प्रोजेक्ट। यह टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। इस योजना के चलाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान कैलाश सांखला का था, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन कहते हैं, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। हाँ सर,
तो उनके योगदान से ही भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब है टाइगर का संरक्षण करना। हम बाघों को रहने के लिए अलग से जगह देंगे, इनके घूमने फिरने के लिए अलग से निवास देंगे ताकि वो आराम से घूम फिर सके। क्या, और उस जगह को हम बोलेंगे यह टाइगर प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर में चलाया गया था, दूसरा सरिस्का में, तीसरा मुकुंदरा में, चौथा रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में, पांचवा टाइगर प्रोजेक्ट धौलपुर करौली में चलाया गया और अभी छठा टाइगर प्रोजेक्ट कुंभलगढ़ में चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, तारीख याद रख लेना। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की। वो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया भारत सरकार के द्वारा बाघों को बचाने के लिए। भारत सरकार ने बाघ को क्या किया, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। यह राष्ट्र का पशु है टाइगर। ठीक है, राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। बाघों के लिए 5 टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, अभी मैंने बताया ना, इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम। आगे देखो, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। यहां पर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है कि यह भारत सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, इनके ऊपर पैसा भारत सरकार लगाएगी। और ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राज्य सरकार के पास में रहेंगे, इनकी देखभाल राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, इनके ऊपर पैसा राज्य सरकार लगाएगी। अब एक बात और कंफ्यूज करने वाली है, कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। क्योंकि मैंने भी पिछली बार जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी ना, तब मैंने यही लिखा था कि राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगर मैं प्रमाणिक स्रोत की बात करूं तो आर्थिक समीक्षा के अंदर यही दिया था पिछली बार आंकड़ा। ऐसा कंफ्यूज करने वाला था कि वन रिपोर्ट थी ना, उसके अंदर कितने दे दिए थे, 26 दे दिए थे, उसके अंदर 27 थे और आर्थिक समीक्षा में 26 थे। ऐसा करके कंफ्यूज करने वाला था। फिर कंफ्यूजन दूर कब हुआ, जब यानी कि एलडीसी के अंदर एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और उन्होंने जो आंसर माना ना वो माना था 27। तो ये है, कभी कभी हमें एग्जामिनर के हिसाब से चलना पड़ता है। चलूं आगे, ये पिछली बार पूछा गया सवाल है। तो अभी आपको ध्यान रखना, राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। मुझे पता है कि 26 भी बताएंगे, क्यों 26 मिलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमें, तुम कहोगे सर हाँ प्रमाणिक स्रोत में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं भी अगर प्रमाणिक स्रोत बताऊंगा तो उसके अंदर भी 27 मिल जाएंगे। और ये सवाल पूछा गया है, पिछली बार ही पूछा गया था, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था और उन्होंने आंसर माना था 27। तो हमें तो एग्जामिनर के हिसाब से चलना है, तो आप तो 27 करके आना। तो 27 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, मैंने बता दिया। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है कि यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। इनके ऊपर पैसा कौन लगाएगी, केंद्र सरकार लगाएगी। हाँ, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। और इसका वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जैसे मान लो कि अभी भारत के अंदर सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था ना, जैसे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, अगर हम बात करें कि भारत का सर पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, उसका नाम था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिंपल सा पूछते हैं छोटे मोटे एग्जाम में कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में है। इसलिए ध्यान रखना कि यह जो पार्क है वो उत्तराखंड में है, और यहीं पर भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। ये मैंने केवल भारत के हिसाब से लिखा है क्योंकि यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के जब क्वेश्चन बनाते हैं तो यह सवाल कई बार आता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछते। तो हमें तो राजस्थान की बात करनी है। तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। आज की क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी चर्चा करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके सर, चलो भी आ जाओ। तो सबसे पहला जो अभ्यारण्य है उसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। सबसे पहले आप आराम से फोटो देख लो। हालांकि आपने एक बार में कई बार इस प्रकार की फोटो देखी होंगी, कई बार आपने चर्चा भी सुनी होगी, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर कभी आप घूमने फिरने के लिए जाओगे ना, मैं भी जाऊंगा जल्दी, है ना, घूमने फिरने के लिए रणथंभौर के अंदर। देखता हूँ कब जाऊं, अभी तो समय नहीं है।
एक दिन क्लास नहीं आऊंगा तो तुम बोल दोगे कि सर क्लास नहीं हो रही है। तो पहले अपन आराम से क्लासे वलासे करते हैं, तब तक तुम भी नौकरी वोकरी लग जाओ, और फिर साथ में एक दिन बस करेंगे और सारे घूमने चलेंगे। कहाँ चलेंगे? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये सर? सवाई माधोपुर में है। तो इस प्रकार से हमें गेट देखने को मिलेगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सर क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? यहाँ पर तो आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर आपको सफारी का भ्रमण करवा देंगे, आराम से देखते रहना, और इसके अंदर अपने को ये टाइगर घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर। यहीं पर है वो राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, मतलब रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। यह जो क्षेत्र है वो टाइगर के लिए रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व का मतलब है कि इस क्षेत्र में केवल टाइगर घूम सकते हैं। टाइगर के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, ओके सर। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। इसकी स्थापना 1955 के अंदर की गई थी। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। अभी मैंने बताया कि राजस्थान में 5 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है सर? देख लो, ये देखो, जैसे यहां पर चल रहा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये मैंने किताब में भी फोटो दे रखी है सेम टू सेम इसकी। ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। मतलब एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में टाइगर भ्रमण करेंगे क्या। तो ये हो गया टाइगर प्रोजेक्ट। बस यही है, बस टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गया, मतलब ये टाइगर प्रोजेक्ट है। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो राजस्थान में पहली बार यहीं पर शुरू किया गया था। ये अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मैंने बताया कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले हम रणथंभौर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सर राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1980 को यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसकी स्थापना तो 1955 में हो जाती है, लेकिन 1 नवंबर 1980 को भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। भारत सरकार कहती है कि अब हम संभालेंगे इसको, क्या अब पैसा इसके ऊपर हम लगाएंगे। और यहीं पर भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है, जहां पर आप आराम से कभी भी घूमने फिरने जाओगे तो आप इनको देख सकते हो भी, टाइगर आपको घूमने फिरने मिल जाएंगे। ठीक है, खूब सारे लोग जाते हैं इसके अंदर देखने के लिए, क्योंकि सबसे अच्छे टाइगर हमें रणथंभौर में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दर्शन हो ही जाते हैं इनके। ओके, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा केवलादेव है, वो भी आगे अपन पढ़ लेंगे। तो खूब सारे यहाँ पर बाघ घूमते रहते हैं, इसलिए रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। कि यहाँ पर तो, और रियलिटी बात है कि कोई भी अभिनेता जाता है, कोई भी बड़े लोग जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए, अगर उनको टाइगर देखना है तो रणथंभौर में जाएंगे। ऐसा अभयारण्य कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब भारतीय बाघों का घर है, एक प्रकार से उनकी शरण स्थली है। यहाँ पर आराम से घूमते फिरते रहते हैं, बिना भय के विचरण करते रहते हैं। चलो सर और बताओ इसकी विशेषता। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात मैंने बता दी। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। ठीक है, जब भी अगर आपको भारतीय बाघ देखने हो, टाइगर देखने हो, तब आप रणथंभौर घूमने फिरने के लिए जाओ भी। और अभ्यारण्य में क्या मिलेगा? इस अभ्यारण्य में हमें लाल सिर वाले तोते भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से तोते देखने को मिलेंगे जिनका लाल सिर होगा। और यहाँ पर हमें काला गरुड़ भी देखने को मिल जाएगा। यह अभ्यारण्य की विशेषता है कि यहाँ पर हमें लाल सिर के तोते देखने को मिलेंगे और हमें काला गरुड़ भी देखने को मिलेगा। अब एक बात और है जो थोड़ी सी बढ़िया है। मध्य प्रदेश में कुन्नो अभ्यारण्य है, तो रणथंभौर से लगभग यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कुन्नो अभ्यारण्य और रणथंभौर के मध्य टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। सर ये क्या हुआ? टाइगर कॉरिडोर मतलब एक प्रकार से गलियारा बनाया जाएगा। सर समझे नहीं? अरे एक प्रकार गली बनाई जाएगी, रास्तों बनाए जाओगे, जिसमें रणथंभौर के टाइगर कुन्नो अभ्यारण्य तक घूमने फिरने के लिए जाएंगे। सर समझे नहीं? थोड़ा सा समझाओ। ये मान लो कि यहां पर क्या है, अपना रणथंभौर अभ्यारण्य है। ओके सर। और इससे 300 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश का एक जिला है कुन्नो, और वहां पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है कुन्नो अभ्यारण्य। इन दोनों के बीच में गलियारा बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक प्रकार से गली बना देंगे, कॉरिडोर बना देंगे, जिसमें टाइगर आराम से विचरण कर सकता है। और वो घूमता घूमता कहां तक चला जाएगा? वो घूमता फिरता कुन्नो तक चला जाएगा और वापिस यानी कि रणथंभौर में आ जाएगा। मतलब इस क्षेत्र में वह विचरण करता रहेगा। तो ये बस टाइगर कॉरिडोर है, गलियारा है।
इसके द्वारा क्या होगा, क्या कुन्नो बैरने वाले कह रहे हैं, अरे हमारे तो टाइगर आता ही नहीं है, क्या तो कुछ हमारे भी हरियाली लाओ, क्या हमारे लोगों को भी टाइगर देखने को मिले। तो इससे क्या होगा, कुन्नो बैरने के अंदर भी हमें बाघ देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा करंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। कुन्नो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। इसको आबाद करने के लिए रणथंभौर से गुना मतलब मध्य प्रदेश तक बाघ गलियारा टाइगर कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। थोड़ा सा करंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। कुन्नो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। इसके अंदर बाघों को पहुंचाने के लिए एक प्रकार से गली बनाई जाएगी, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो रणथंभौर से गुना मध्य प्रदेश कहां से लेकर कहां तक, रणथंभौर से गुना तक बाघों का गलियारा बनाया जाएगा, टाइगर कॉरिडोर बनाई जाएगी, जिसमें बाघ घूमते फिरते कुन्नो बैरने तक चले जाएंगे। इस प्रकार से आप कभी रणथंभौर घूमने जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपको सड़क के ऊपर भी ये टाइगर देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मेवाड़ में तो वैसे भी तेंदुए निकलते रहते हैं, तो यहाँ पर तो बाघ तो देखने को मिल ही सकते हैं रणथंभौर के आसपास में। तो ये टाइगर कॉरिडोर है भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या है सर? देखो है कुछ नहीं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जैव विविधता मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जिसके अंदर यानी कि मनुष्य भी रहता है, प्रकृति भी रहती है, जीव जंतु भी रहती है, सभी मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए विश्व बैंक पैसा लगा रहा है, और यह योजना भारत सरकार चला रही है। यह योजना 7 स्थानों के ऊपर प्रारंभ की गई है, जिसमें रणथंभौर का भी चयन किया गया है। अपने को केवल इतना सा ध्यान रखना है कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है। राजस्थान में रणथंभौर बाघ परियोजना है वो शामिल है, केवल इतना सा ध्यान रखना है क्या, कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मतलब हमारा ये जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, इसमें जो जीव जंतु रहते हैं, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए विश्व बैंक वो पैसा लगा रहा है। और भारत सरकार के द्वारा 1996-97 में ऐसे 7 स्थानों का चयन किया गया है कि हम इन 7 स्थानों के ऊपर क्या करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे। क्या इसके लिए विश्व बैंक पैसा दे रही है, और इन 7 स्थानों में राजस्थान का रणथंभौर भी शामिल है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैरुपुरा गांव है, ये अपने वनपाल वनरक्षक में पूछा गया था, थोड़ा सा बढ़िया है। बैरुपुरा गांव है वो किस अभ्यारण्य से संबंधित है? रणथंभौर से है। क्या देखो मैं तुम्हें बताता हूं, थोड़ी सी एक बार की मैं कटिंग दिखा देता हूं, न्यूज की कटिंग है ये। रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर में 18 साल में 22 गांवों को चिन्हित किया, केवल 5 का ही विस्थापन, अब तक 118 करोड़ सरकार खर्च कर चुकी है। ऐसी न्यूज आपको रणथंभौर के न्यूज़पेपर में कई बार देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो क्या यह अपना क्या है सर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास में पूरी की पूरी बाउंड्री है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब आपको पता है कोई अभ्यारण्य होगा तो इसके आसपास में गांव भी होंगे, बिल्कुल है सर। कितने गांव हैं? लगभग यानी कि 22 गांव हैं। सरकार ये कह रही है कि ये जो 22 गांव है ना, हम इनको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। क्या क्यों करोगे भाई? क्योंकि इस रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर जीव जंतु घूमते रहते हैं, टाइगर घूमते रहते हैं, और यह टाइगर कभी घूमते घूमते बाहर भी आ जाते हैं। जब बाहर आ जाएंगे तो गांव वालों के ऊपर हमला कर देंगे। मतलब लोगों की सेफ्टी भी जरूरी है और टाइगर की भी सेफ्टी जरूरी है। तो हम एक ऐसी बाउंड्री बनाएं जिसके अंदर टाइगर है वो आराम से विचरण कर सके, उसको कोई भी परेशानी ना हो। एक ही काम हो सकता है, या तो टाइगर नहीं घूमे मस्ती से, या फिर गांव वाले। तो सरकार ने कहा हम गांव वालों को पैसा देंगे। क्या सरकार ने कहा हम 118 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्या क्या करेंगे, इन गांव वालों को दूसरी जगह जमीन दे देंगे, इनके लिए दूसरी जगह घर बना देंगे, और फिर हम बनाएंगे बाउंड्री, ताकि उसके अंदर आराम से टाइगर है वो भ्रमण कर सके, टाइगर प्रोजेक्ट बढ़िया तरीके से चलाया जा सके। इन्हीं गांव के अंदर एक गांव था जिसका नाम था भैरूपुरा गांव। अब देखो ये एग्जामिनर ने सवाल पूछा, ऐसा पूछा कि जिसको कोई बता नहीं सकता था, क्योंकि 22 गांव तो तुम याद कर नहीं सकते। ये सवाल वही बता सकता था जो रणथंभौर के आसपास का हो। तो भैरवपुरा गांव है वो इसी गांव से संबंधित था, जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले गांव को स्थानांतरित करना था, कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो इन्हीं के आसपास में गांव था जिसका नाम था भैरवपुरा गांव। सरकार ने कहा इस भैरवपुरा गांव में लगभग यानी कि 110 परिवार रहते थे, और इन 10 परिवारों को दूसरी जगह क्या करना है, स्थानांतरित करना है, दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। समझ गए? नॉर्मल सी बात है, बताओ समझ गए कि नहीं समझे? बताओ फटाफट। बारिश हो रही है हमारे तो, बहुत बढ़िया। चलो बारिश हो रही है तो बारिश बड़ी कड़ा है।
हाँ अभी तक ये तो देखो पुरानी न्यूज, अब तो पता नहीं कितनों को शिफ्ट किया गया। मैंने कोई अखबार की कटिंग ले रखी है 4 साल पहले की, अब तो पता नहीं कितना शिफ्ट कर दिया यार, कितना नहीं। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना कि बेरुपुरा गांव हो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि से संबंधित था। अगला जो अभ्यारण्य उसका नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में है। इसका पूरा नाम ही है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। मतलब यह अभ्यारण्य पक्षियों के लिए जाना जाता है, जैसे रणथंभौर टाइगर के लिए जाना जाता है, बाघों के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हमें जितनी पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है उतनी हमें किसी भी अभ्यारण्य में देखने को नहीं मिलती। यह पक्षियों की प्रजनन स्थली है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है केवलादेव अभ्यारण्य। तो ये क्या बात हुई, हाँ यही बात है। ये बात भी एग्जाम में पूछी गई है कि केवलादेव अभ्यारण्य का नाम किसके नाम पर पड़ा है, भगवान शिव के मंदिर के नाम पर पड़ा है। भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर विराजते हैं, इसलिए भगवान शिव को कैलाशपति भी बोलते हैं। और यहीं पर केवलादेव मंदिर बना है जो भगवान शिव का मंदिर है, और इसका नाम पड़ गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओके सर। तो पहली बात यही है कि भगवान शिव, यानी कि मैंने कोष्टक में लिख रखा, शिव जी को क्या कहते हैं, कैलाश भी कहते हैं, कैलाशपति। तो भगवान शिव का केवलादेव मंदिर स्थित है, इसलिए इसका नाम केवलादेव घना अभ्यारण्य पड़ा है। यह बात भी एग्जाम में पूछी गई है। इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर, लेकिन 1981 को राजस्थान का दूसरे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जैसे हमने पढ़ा था कि रणथंभौर की स्थापना तो 1955 में हुई थी, लेकिन 1980 के अंदर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसकी स्थापना 1956 में होती है, लेकिन सरकार के द्वारा 1981 में से दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। रणथंभौर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे बड़ा रणथंभौर हो गया, सबसे छोटा केवलादेव हो गया, ठीक है, और बीच वाला देखे तो मुकुंदरा हो गया। नॉर्मल सी बात है, रख लोगे ध्यान में, रख लेंगे सर, ये तो नॉर्मल सी बातें बताइए आपने। पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। अभी मैंने बताया है कि यहां पर जितने पक्षी पाए जाते हैं ना, इतने पक्षी किसी भी अभयारण्य में नहीं पाए जाते। मस्ती से यहाँ पर सारे पक्षी घूम सकते हैं, तो यह पक्षियों का स्वर्ग है। पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है ये। पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता मिलती है। विविधता का मतलब है कि यहाँ पर पक्षियों की खूब सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे भारत में विविधता के अंदर एकता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता है। उसी प्रकार से इस अभ्यारण्य के अंदर भी क्या, पक्षियों की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अब क्या हुआ, यूनेस्को को पता चला यार कि राजस्थान में इतना प्यारा अभ्यारण्य है जिसमें खूब सारे पक्षी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, तो क्यों ना हम इसको हमारे प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लें। इसलिए 1985 में यूनेस्को के द्वारा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया। और ऐसा राजस्थान का ये एकमात्र अभ्यारण्य है। मतलब यूनेस्को के द्वारा 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया, और यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। राजस्थान का कोई भी अभ्यारण्य यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। आगे देखो मैंने लिख रखा स्वर्णिम त्रिकोण, पर्यटक परिपथ के अंदर ये आता है। सर ये क्या है, जब हम पर्यटन पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से पढ़ाऊंगा। पर्यटन हमारे टॉपिक लगता है। स्वर्णिम त्रिकोण है वो दिल्ली, आगरा, जयपुर के बीच में है। जैसे आप यानी कहें दिल्ली से ताजमहल देखने के लिए जाइए, यहां पर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली से ताजमहल देखने के लिए जाइए, ताजमहल से आप जयपुर आ जाइए, जयपुर का भ्रमण करिए, और जयपुर से वापस आप दिल्ली जाइए। तो यह हो गया गोल्डन ट्राइंगल, मतलब एक प्रकार से त्रिभुज बन गया भाई। इसको हम कहते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। और इस स्वर्णिम त्रिकोण में हमारा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी आता है। कहने का मतलब है कि जब तुम यानी कि दिल्ली से आगरा जाओ, और जब तुम आगरा से जयपुर आओगे ना, तो यहां पर एक बीच में पड़ता है भरतपुर, जहां पर केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी आता है। तो यह केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर शामिल है। एक प्रकार से त्रिकोण बन गया, ट्राइंगल बन गया, इसी का नाम है गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, और इसके बारे में हम ये ट्राइंगल क्या है, परिपथ क्या, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, पर्यटन हमारा टॉपिक लगता है। ओके, अभी केवल ये ध्यान रखना है कि स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ के अंदर ये आता है। इसमें बाणगंगा और गंभीर नदियां बहती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस अभ्यारण्य से बाणगंगा नदी भी बहती है और गंभीर नदी भी बह कर जाती है।
इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आता है। शीत ऋतु मतलब सर्दियों के समय में, सर्दियों के समय में रसिया से साइबेरियन सारस घूमने के लिए आता है, रसिया से आता है, रसिया के देश से। मतलब दूसरे देश का पक्षी हमारे अभ्यारण्य में घूमने के लिए आ रहा है, इसलिए यह प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी का मतलब है 2-3 महीने आएगा सर्दियों के समय में साइबेरियन सारस और वापस चला जाएगा। दूसरे देश से आता है, सर्दियों के समय रहता है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया में खूब सर्दी पड़ती है, वहां पर तो सर्दी का ही काम है। तो जब यानी कि उधर थोड़ा सा मौसम गर्मी वाला सा होता है तो अपने इधर सर्दी पड़ती है, तो साइबेरियन सारस अपने घूमने फिरने के लिए इधर आ जाता है। तो ये प्रवासी पक्षी है, और ये बहुत बढ़िया बात है कि सर्दियों के समय में प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस से हमारे राजस्थान में आता है। और कहां पर आता है? केवलादेव गुना पक्षी अभ्यारण्य में आता है। 1981 को राजस्थान के प्रथम रामसर साइट वेटलैंड स्थल में इसको शामिल किया गया है। सांबर जिले में मैंने तुम्हें रामसर साइट के बारे में बता दिया है, इसलिए यहां पर अलग से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रामसर साइट क्या होती है, कोई भी जरूरत नहीं है रामसर साइट के बारे में चर्चा करने की। ठीक है, मैंने तुम्हें रामसर साइट के बारे में बता दिया। सांबर जिले में मैंने 4 रामसर साइट लिखाए थे, तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर ये रामसर साइट कौन से हैं, राजस्थान के 4 रामसर साइट अभी कौन कौन से हैं। लिखा दिया मैंने, तो वहां पर तुम्हें सारी की सारी बातें बता दी। और वहां पर मैंने बताया था इसको राजस्थान के रामसर साइट में शामिल किया गया है। आगे बताओ सर। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही है। सलीम अली का सारा अध्ययन पक्षियों को लेकर है। ये आप फोटो देख सकते हो, डॉक्टर सलीम अली जिन्हें हम कहते हैं द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली ने 1000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति के बारे में बताया। पक्षी किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, किस प्रकार से इनका रहन सहन होता है, सारी की सारी जानकारी इनकी पक्षियों को लेकर है। जिस प्रकार से हम कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी प्रकार से सलीम अली को हमें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब किसी को अगर पक्षियों के बारे में अध्ययन करना है, जैसे मान लो कि मुझे पक्षियों के बारे में जानना है, तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी होगी? सर केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, इससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। पक्षियों की आपको खूब सारी यहाँ पर प्रजाति देखने को मिलेगी, और यह अभयारण्य तो पक्षियों का स्वर्ग है, तो इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। इसलिए सलीम अली ने पक्षियों के बारे में जो भी अध्ययन किया ना, वो सारा का सारा दिन इसी अभयारण्य के अंदर बैठकर किया था। और ये मैंने लिखा है कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की यह कार्यस्थली रही है, यहीं पर बैठ के काम करते थे। फिर मैंने नीचे थोड़ा सा एक नोट लगाकर लिखा है जो पक्षियों से संबंधित है, एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया था कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन इवांस है। सर ये क्या है? ये देखो किताब की फोटो है, जहां पर लिखा हुआ भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ठीक है। इसके ऊपर ना एक नाम लिखा हुआ मार्टिन इवांस, इसके लेखक कौन है? मार्टिन इवांस। पक्षियों से संबंधित है, और यह पुस्तक मार्टिन इवांस ने लिखी है। इस पुस्तक का नाम है भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ठीक है। भरतपुर के अंदर पक्षियों के बारे में पुस्तक लिखी गई मार्टिन इवांस के द्वारा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने नोट लगाकर लिख रखा है। और आज का जो अपना अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ है सर? कोटा और चित्तौड़गढ़। सर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो क्या करना है? हाँ तो एकदम टाबरानी सी बात करो तो सर दोनों आ जाए तो क्या करांगा, है ना? तो कंफ्यूजन तो रह हुई है, नॉर्मल सी बात है। तो आपने अगर आ भी जाओ ना तो सबसे पहले कोटा करियो, ठीक है। हालांकि एग्जामिनर को नहीं देगो, लेकिन फिर भी टाबर वाली बात कर ही लेगा। सर दोनों आ जाओ तो क्या करांगा के, तो कोटा कर दियो आपने, सबसे पहले कोटा लिख रखा है तो कोटा कर दियो। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ये अपना क्या है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 को यह अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हालांकि 1955 को यह अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा 9 जनवरी 2012 में जाकर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पहले इसका नाम दर्रा अभयारण्य हुआ करता था, इसका पुराना नाम था दर्रा अभयारण्य, और बाद में इसका नाम चेंज करके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, ठीक है सर। 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर चलाया गया था, ठीक है। तो यहां पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया, मतलब यहां पर आपको बाघ भी देखने को मिल जाएंगे। तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। कहां का फैला हुआ ये टाइगर प्रोजेक्ट? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यह टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला है। कोटा चित्तौड़गढ़ में तो वैसे ही अभयारण्य है ये। इसके बाद में यह टाइगर प्रोजेक्ट बूंदी और झालावाड़ के अंदर भी चालू किया गया है, ताकि ये जो अभयारण्य के जो बाघ है ना, वो बूंदी चित्तौड़गढ़ भी आराम से घूम फिर सकेंगे, इनको कोई परेशानी ना हो। तो यह टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है।
इस अभ्यारण्य से चंबल, काली सिंध, आहू नदियां इसी से होकर बहती हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इस अभ्यारण्य में आपको गागरुनी तोता भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गागरुनी तोता कहते हैं कि मनुष्य की हुबहू बोली बोलता है, इसको पकड़ के मत लाना। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में तुम्हें बात बताई थी कि एक आदमी है, वो गागरुनी तोते को पकड़ के ले गया गया था, उसने पोस्ट डाल दी थी साथ ही में, गागरुनी तोते के साथ में फोटो डाल दी थी, उसको वो नहीं बाग वाले पकड़ के ले गए, मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो इनको परेशान मत करना, ये जीव जंतु है, वन्य जीव जंतु। ठीक है, भारत सरकार ने इनके ऊपर कानून बना रखा है, हम इनको ना तो पकड़ सकते हैं ना परेशान कर सकते हैं, इनको आराम से इनकी आजादी से जीवन जीने दो। तो ये गागरुनी तोता है भाई। ओके। और जब यानी कि झालावाड़ के अंदर चुनाव प्रचार होते हैं तो आपको पता है कि जो निर्वाचन विभाग है वो लोगों को जागरूक करने के लिए खूब सारे पोस्टर जारी करता है। तो उसी के अंदर झालावाड़ में इस प्रकार से पोस्टर जारी किए जाते हैं कि गागुरुनी तोतरो यो कहणु है, रूंग रंग रूप जात धर्म वगैरह एक मतरो सब ने मिलो अधिकार, आयो लोकतंत्र त्योहार। इस प्रकार से मतलब गागुरुनी तोते को मतलब एक प्रकार से बता के लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये जो अपना गागुरुनी तोता है ये अपने मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में देखने को मिल जाएगा। और कहते हैं, अब पता नहीं मानो कि बोलता है या नहीं बोलता, लेकिन कहते हैं कि यह जो तोता है वो सेम टू सेम मानो की बोली बोलता है। ओके। हाँ, तो ये अपना 3 राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगली क्लास में हम जो 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ते हैं लेकिन वापस भूल जाते हैं भाई, सभी भूले हैं, इसी को नहीं का अकेला ही भूला। इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, सभी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो सर याद कैसे कर लेते हो आप, कैसे? रिवीजन, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। रिवीजन ही एक ऐसा तरीका है जिसको आप बार बार में पढ़ के चीजों को याद कर सकते हो। तभी यानी कि एक सब बात करते हैं सर पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं, ये मत सोचना कि मेरा दिमाग कम चलता है या फिर मतलब मैं पढ़ता तो खूब हूं। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं बना जो एक दो बार चीजों को पढ़ेगा और उसकी चीज याद हो जाएंगे, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सर करें क्या? रिवीजन करो। अरे यार का अगर तुम रिवीजन करोगे तो वही बात है कि यानी कि रस्सी क्या होती है, जब यानी कि रस्सी बार बार में चलती है तो पत्थर के ऊपर निशान कर देती है। अरे तुम तो इंसान हो, क्या नहीं कर सकते तुम, ये बताओगे? लेकिन रिवीजन करने पड़ेगा भाई। ब्रह्मास्त्र इसलिए तुम सोचोगे ब्रह्मास्त्र को 2-3 बार पढ़ दूं, 8-10 बार पढ़ दूं, याद हो जाएगी, नहीं। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, जितना उसके उतना रिवीजन करो, 50 बार करो, 100 बार करो, रिवीजन ही सबसे जरूरी है। नहीं, कोई भी किताब पढ़ो, तुम्हारी जो किताब याद होती है उस किताब को तुम आराम से पढ़ो, लेकिन उसका रिवीजन जरूर करना, एक बार पढ़ना नहीं है। हम कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है जो एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएंगे। उनके एक ऐसा दिमाग था जो एक बार चीज को पढ़ लेते और वो याद कर लेते। हम भाई इंसान है, वो एक अलग संत महात्मा थे। ठीक है, तो चीजों को पढ़ते रहो। मुझे उस दिन बताना, अभ्यारण्य टॉपिक को तुम 50-60 बार पढ़ो और मुझे आगे कह देना सर मुझे याद नहीं होता। उस दिन मुझे आगे कह देना। तुम 100 बार इस टॉपिक को पढ़ो, मुझे आगे कहना सर मेरे अभ्यारण्य याद नहीं हुआ। कैसे याद नहीं होगा भाई? मुझे बताना कि फिर कैसे याद नहीं होगा। टाइम नहीं मिलता, टाइम सबको इतना मिलता है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता। रात अभी तो तुम सारे के सारे सो जाओगे, मैं रात को 3-4 बजे सोऊंगा, फिर सुबह 7-8 बजे फिर उठ जाएंगे। क्या इतना टाइम मिलता? सबको इतना टाइम है? तो टाइम तो अपने को कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। टाइम सबके पास इतना ही है, सबको 24 घंटे मिलते हैं। हम भी भगवान से कहते हैं कि सबके लिए 24 घंटे होने चाहिए, हमारे लिए 48 घंटे होने चाहिए, क्योंकि हमें और भी काम करना है। क्योंकि आपके पॉलिटी की ब्रह्मास्त्र आ ही रही है, कल या परसों में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो मस्त होके, लेकिन रिवीजन जरूर करो। कोई भी किताब पढ़ो तुम्हें अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़ो, लेकिन वो किताब रिवीजन होनी चाहिए। तुम्हारे पास में नोट्स ऐसे हो यार, मजा आ गया यार पढ़ के बस का। ओके, बाकी ब्रह्मास्त्र ऐसी किताब है जिसको आप पहली बार पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ सकते हो। तो कल मिलेंगे, फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, खूब सारे बच्चे वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखते हैं। तो कल अपन है वो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।